तो देखेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के नए परिसीमन आयोग के गठन का निर्देश दिया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नए परिसीमन आयोग के गठन का नाम दिया है। तो सबसे पहले भारत में परिसीमन का क्या इतिहास है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत में परिसीमन का इतिहास जरा यहाँ पे देखते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद 4 परिसीमन बना है। कितने परिसीमन बने स्वतंत्रता के बाद? 4। सबसे पहले 1952 में, 1963 में, 1973 में। अभी वर्तमान में जो परिसीमन जो है 2002 का परिसीमन है। ठीक है, कौन सा परिसीमन है? 2002 का परिसीमन अभी वर्तमान में। ठीक है, अब अगला परिसीमन कब आएगा? तो 2026 में परिसीमन आएगा। ठीक है, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए 2000 के बाद पहली जनगणना प्रकाशित होने तक परिसीमन के कार्य पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, 64वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के परिसीमन पर रोक को 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसलिए अब 2026 के बाद की पहली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन का कार्य किया जा सकता है। तो वर्तमान स्वरूप में 2002 का परिसीमन है, याद रखिए। अगला परिसीमन 2026 में आएगा। 4 गो परिसीमन अभी तक हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गैरतवल हो कि इस याचिका में सिक्किम, ठीक है, इस याचिका में सिक्किम और पश्चिम बंगाल के विधानसभाओं के लिंबू एवं तमाम जनजाति समुदायों के समानुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत ग्रांटीकृत अधिकारों को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 330 में क्या कहता है? तो लोकसभा का अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण आपको किसमें देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 330 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 332 में क्या है? तो 332 में राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों के लिए आरक्षण किसमें है? तो 332 में। ठीक है, 330 में क्या है? तो संसद में है, लोकसभा में है। ठीक है, ध्यान रखिए। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 विधि के समय समता का उल्लंघन को रोकता है। साथ ही यह निर्णय विधि के समय समता का जो 14 में जो उल्लेख जो किया, उसके निर्णय को भी रोकने का काम करता है। परिमिशन आयोग के संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद में परिसीमन अधिनियम पारित करती है, अनुच्छेद 82 के तहत। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या था? तो यह आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए समायोजन के लिए उत्तरदायी है। मतलब संख्या कितनी रहेगी, सीमा किस प्रकार से रहेगी। मान लीजिए कोई लोकसभा, कोई विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र, मुजफ्फरपुर विधानसभा के क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक रहेगी? मुजफ्फरपुर लोकसभा का बात करेंगे, उसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ रहेगा, ये तय करने का जिम्मेदारी किसकी थी? परिसीमन का होता है। ठीक है, परिसीमन आयोग का निर्णय अंतिम माने जाता है। इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी ध्यान रखिएगा। परिसीमन आयोग का जो निर्णय जो होगा वो अंतिम निर्णय होगा, और साथ में इसको आप, ठीक है, न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके आदेश की प्रतियां लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाती है। हालांकि वे इन आदेशों में कुछ संशोधन नहीं कर सकती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए परिसीमन, देखिए इस तरह का प्रश्न जो पूछा गया था, थोड़ा इसी तरह का लेंदी प्रश्न पूछा गया था कॉलेजियम को लेकर, तो भविष्य में पूछ सकता है। तो परिसीमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या परिसीमन के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? ठीक है, परिसीमन के निर्णयों को, ठीक है, राज्य विधानसभा और लोकसभा में रखी जा सकती है, और लोकसभा को यह अधिकार होता है, सो मतलब परिसीमन में संशोधन कर सकती है। परंतु राज्य के विधानसभा को यह अधिकार नहीं होता है परिसीमन में संशोधन कर सके, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों में से किसी के पास अधिकार नहीं हो सकता परिसीमन के निर्णयों में संशोधन कर सके, केवल उसको रखा जाता है। ठीक है, साथ में सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं हो सकता है परिसीमन के निर्णयों को वो बदल दे। इन आदेशों को ध्यान में रखेंगे। आयोग की संरचना की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश वर्तमान में सेनावृत्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब इसका अध्यक्ष कौन होगा? परिसीमन का अध्यक्ष कौन होगा? तो सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होगा, या तो वर्तमान का न्यायाधीश हो सकता है या फिर सेनावृत्त, कोई भी होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, वही इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, भारत का मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त उसके द्वारा नामित, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उसके द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त सदस्य होता है। या तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो सकता है, या फिर उसके द्वारा जो नामित जो मतलब व्यक्ति जो होगा वो मतलब क्या होगा, इसका सदस्य होगा। संबंधित राज्य का निर्वाचन आयुक्त भी सदस्य होता है। जो राज्य जो होते हैं उसके राज्य को निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो भी सदस्य होते हैं। तो परिसीमन का सदस्य कौन कौन होगा? तो सबसे पहले अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होगा या फिर वर्तमान जज होगा वो इसका अध्यक्ष होगा।
भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर उनके द्वारा जो जो सदस्य जो तय किए जाएंगे वो इसके सदस्य होंगे। और राज्यों के जो निर्वाचन आयुक्त के जो मतलब जो सदस्य जो होंगे वो भी राज्यों के निर्वाचन आयुक्त के जो मतलब सदस्य होंगे वो भी मतलब क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो समझ गया परिसीमन क्या है? यस ठीक है, देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहली बार 4 दुर्लभ रोग के इलाज के लिए जेनेरिक दवाई जारी की है। अब क्या था, तो 4 दुर्लभ रोगों के लिए गैर ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं की कीमत ब्रांडेड दवाई को मौजूदा बाजार से 100 गुना तक कम होगी। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी दवाई का कीमत 1000 रुपया है, तो जेनेरिक दवाई का कीमत कितना हो जाएगा, मात्र 100 रुपया होगा। कितना होगा, 100 नहीं, 100 रुपया नहीं, कितना होगा, 1000 को 100 से डिवाइड के 10 रुपया। ठीक है, कितना होगा, ध्यान में 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कौन कौन सा बीमारी है। तो पहला बीमारी का नाम है टायरोसिनेमिया। क्या नाम है, टायरोसिनेमिया टाइप 1 या ऑटो ऑटोमोसल है। ठीक है, रिसेसिव जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्या होता है टायरोसिनेमिया का फुल फॉर्म, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। यह रोग, ठीक है, यह रोग फ्यूमेरी, अगर किसी को हो भी जाता होगा नाम कैसे लेता होगा, यह रोग फ्यूमेरी लैसेटो एसिड हाइड्रोलेस एंजाइम की कमी से होता है। यह एंजाइम एमिनो एसिड टायरोसिन के चपा ए के लिए आवश्यक होता है, जो गुणसूत्र लैंगिक लक्षणों को छोड़कर अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं, उसको ऑटोसोम गुणसूत्र कहते हैं। दूसरा रोग है गौचर रोग। ठीक है, दूसरा, ये पहला रोग कौन है, ये मतलब ऐसा बीमारी है ना जो कि बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ बीमारी क्या होता है, 1000 में से एक व्यक्ति को अगर जो बीमारी होगा, मतलब 1000 जनसंख्या में से केवल एक व्यक्ति को जो बीमारी होता है ना, उसको दुर्लभ रोग कहते हैं। ठीक है, हो गया। अब गोचर रोग क्या होता है, यह ग्लूकोसेरे ब्रोजिड एंजाइम की कमी से होने वाला अनुवांशिक रोग है। यह एंजाइम लिपिड के चयापचय के लिए आवश्यक होता है। तीसरा है विल्सन रोग। विल्सन रोग तो हम लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं। यह ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये शरीर में विशेष मस्तिष्क, यकृत और कॉर्निया में तांबे के असामान्य रूप से संचयन की कारण होता है। तो तांबे के अधिक होने की वजह से विल्सन रोग होता है। ठीक है, उसके बाद डेप्रेट या फिर लोनेक्स, ठीक है, गैस्ट्रोट सिंड्रोम, मतलब इसमें दौरा आता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है जिसे मिर्गी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मिर्गी का नाम है, कौन सा नाम है, डेप्रेट या लेनॉक्स। ठीक है, मिर्गी क्या है, एक प्रकार का मतलब कैसा बीमारी है, ये एक रेयर डिजीज जो कि बहुत कम लोगों को होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इन सारे रोगों को इलाज करने के लिए जेनेरिक दवाएं मतलब की जाएगी जिसकी कीमत 100 गुना कम हो जाएगी। अब दुर्लभ रोग के बारे में क्या है, तो दुर्लभ रोग देखिए WHO के अनुसार दुर्लभ रोग वो लोग होते हैं जो कि प्रति 1000 की जनसंख्या पे एक या उससे कम मामले आते हैं। ये आजीवन बने रहने वाले रोग विकार होते हैं, ये शरीर की अति दुर्बल कर देते हैं। ठीक है, ध्यान में रखें, इसका इलाज भी संभव नहीं होता। दुर्लभ रोग का सामूहिक रूप से किसी न किसी समय में किसी देश की 6 से 8% आबादी को प्रभावित करती है। भारत में दुर्लभ रोग 8.4 करोड़ में से 10 करोड़ तक के मामले हो सकते हैं। इसमें लगभग 80% रोग आनुवांशिक प्रकृति के होते हैं। मतलब दुर्बल रोग जो होगा, दुर्लभ रोग होगा, उसमें से ज्यादातर लोग जो होगा आनुवांशिक ही होता है। ठीक है, मतलब फैमिली में भी वो तो ही होता है। दुर्लभ रोग के बारे में जागरूकता की कमी है, इसके बहुत कम उपचार है। दुर्बल रोग की बात, दुर्लभ रोग के उपचार की बहुत अधिक लागत कर बहुत से मरीज इनका इलाज वह नहीं कर सकते, इसीलिए कौन सी दवा लाई जाएगी, जेनेरिक दवा लाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दुर्लभ रोग से संबंधित पहले है तो क्या क्या पहल किया गया सरकार के द्वारा वो भी देखेंगे। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को NPRD में सूचीबद्ध किसी भी उत्कृष्टता केंद्र के इलाज करवाने 50 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। सीओई के सिफारिश में किसी व्यक्ति या संस्थान या व्यक्तिगत उपयोग के लिए दुर्लभ रोगों की दवाओं का आयात किए जाने पर मूल सीमा के शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। फार्मास्यूटिकल के लिए उत्पादन के संबंध में प्रोत्साहन योजना की, ठीक है, ऑर्फन दवाएं, दुर्लभ रोगों की दवाएं भी शामिल है। ऑर्फन दवाएं अति दुर्लभ रोगों के इलाज के उपयोग किए जाने वाली दवाएं हैं। दवा निर्माताओं ने इसका उत्पादन करना आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होता, इस कारण से सरकारी समर्थन के बिना इसका उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए 1000 लोगों में से कोई एक आदमी खरीदने अगर आएगा तो कोई दुकानदार क्यों ही बेचेगा। ठीक है, लेकिन जब सरकार के द्वारा जब ऑर्डर जब दिया जाता है उसके बाद ही मतलब क्या होता है, इसका उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। दवा निर्माताओं के लिए इसका उत्पादन करना आर्थिक रूप से निर्माता नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग इसको खरीदने वाले हैं, इसलिए जब सरकार जब आदेश देती है तभी इसका होता है। ठीक है,
अब देखिए क्या प्रश्न है। ग्रामीण और शिक्षा मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय। हम्म, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखियों का परिश्रम शुरू किया। ठीक है, ये कृषि सखी क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखेंगे इस पहल का उद्देश्य 50,000 कृषि सखियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित और प्रमाणित करना है। इस कार्य की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक कृषि केंद्र को सौंपी गई है। एनसीओएनएफ के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यालय का अधीनस्थ कार्यालय है। इस कृषि सखियों को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मतलब प्रशिक्षित किया जाता है। डे एनआरएलएम डे एनआरएलएम ग्रामीण विकास मंत्रालय का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार के साथ साथ कौशल एवं मजदूरी आधारित रोजगार के अवसरों तक पहुंचने का भी सक्षम बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कृषि सखिया कौन है, तो ये कृषि कार्यों में लगे किसान और जमीनी स्तर पर कृषि प्रशिक्षित पैरा एक्सटेंशन पेशेवर होते हैं। ठीक है, मतलब हेल्प करेंगे, जागरूकता बढ़ाते हैं, कृषि के संबंध में पर्यावरण अनुकूलन तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीकों का अपनाने के लिए किसानों को मतलब क्या करते हैं, तो प्रोत्साहित करते हैं। प्राकृतिक कृषि या रसायनों से मुक्त एक कृषि प्रणाली है। साथ ही इनमें से पारिस्थितिकी संसाधन पूर्ण चक्रण कृषि कार्यों के संसाधनों के दक्ष का उपयोग का ध्यान रखा जाता है। अब देखिए इसके उद्देश्य में क्या क्या है, तो मृदा को स्वास्थ्य और बहाल करना कृषि सखी काम करेगी, फसल की विविधता को बनाए रखना, पशु कल्याण सुनिश्चित करना, प्राकृतिक स्थानीय संसाधनों के कुशल उपयोग पर जोर देना और पारिस्थितिकी तंत्र की निष्पक्षता को बढ़ावा देना। प्राकृतिक कृषि से संबंधित चुनौतियां क्या है, चुनौती में देखेंगे तो कीटों के हमले के प्रति संवेदनशील, समय लेने वाली प्रक्रिया, अधिक श्रम की आवश्यकता आदि। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहले शुरू की गई है, प्राकृतिक कृषि मिशन, राष्ट्रीय संधारणीय कृषि इत्यादि जो है सारे चीजों को शुरू की। इसको पढ़ लीजिएगा, प्राकृतिक कृषि के घटक क्या क्या होते हैं इसको देख लीजिए। जैसे जीवामृत, जीवामृत में गोबर, दाल के आटे, गुड़ मिशन, ये सारे कुछ इसमें आते हैं। ठीक है, मल्चिंग इंपॉर्टेंट है, मल्चिंग से प्रश्न पूछा था इस बार। मल्चिंग इस प्रक्रिया में पादप एवं फसलों के बायोमास से प्राप्त मल्च का उपयोग करके सूक्ष्म जलवायु तैयार की जाती है ताकि मृदा की नमी को मतलब संरक्षित किया जा सके। ठीक है, इसको देख लेना आप लोगों को। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने, ठीक है, एमिशंस ऑफ ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस इन नेट जीरो ट्रांजेक्शन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। क्या है ये, तो देखिए सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे तो 1974 में हुई थी। इसे विश्व में तेल आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। ऊर्जा सुरक्षा इनके मिशन का केंद्रीय हिस्सा है। कितने देश सदस्य है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य, 31 देश है। भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत आईई के एसोसिएशन देशों का हिस्सा है। आईई द्वारा जारी की जाने रिपोर्ट कौन है, तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ग्लोबल ईवी आउटलुक आदि सारे के सारे रिपोर्ट हो जो आईईए के द्वारा मतलब क्या होते हैं, जारी किए जाते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। कितने सदस्य देश है इसके, तो इसके सदस्य देश 31 देश है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। ठीक है, भारत इसके एसोसिएशन देशों का हिस्सा में आता है। क्या रिपोर्ट जारी किया है, क्या एसोसिएशन मतलब, एसोसिएशन मतलब होता है जैसे किसे, जैसे कैसे बताऊं, एक होता ऑब्जर्वर स्टेट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत जो है G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सरकार, भारत के प्रतिनिधियों का आमंत्रण किया जाता है जब G7 का मीटिंग होता है। तो ऑब्जर्वर स्टेट में आता है। उसी तरह एसोसिएशन होता है, मतलब संगठन का हिस्सा तो ऐसे है लेकिन इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इसमें क्या क्या चीज है। तो रिपोर्ट का मुख्य बिंदु पे एक नजर डालेंगे। तो विश्व में ऊर्जा से होने वाले कुल उत्सर्जन में तेल और गैस के उत्पादन, परिवहन एवं प्रोसेसिंग से होने वाले उत्सर्जन का लगभग 15% योगदान है। तो विश्व में ऊर्जा में होने वाले उत्सर्जन में तेल और गैस के उत्पादन, परिवहन एवं प्रोसेसिंग से होने वाले उत्सर्जन का लगभग 15% है। विश्व में ऊर्जा से होने वाले कुल उत्सर्जन, गैस, तेल और गैस के उपयोग से होने वाले उत्सर्जन का लगभग कितना है, 40% है। ठीक है, 2030 तक वैश्विक स्तर पर तेल और गैस से जुड़ी गतिविधियों के उत्सर्जन की तीव्रता आधा करने के लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। मतलब पर्यावरण को सुरक्षित करना है तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा,
तो आपको मतलब क्या करना है, अपने तेल और गैस से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां जो है, उससे जो उत्सर्जन हो रहा है उसको मतलब क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी किससे चल रही है, पेट्रोलियम से चलती है, डीजल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, तो उसके जगह पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करें, बैटरी वाला गाड़ी। या फिर उसके जगह पे आप क्या कर सकते हैं, तो उसके जगह पे आप क्या करते हैं, उसके जगह पे क्या बोलते हैं उसको, सीएनजी, सीएनजी का उपयोग कर सकते हैं। तो इन सारे चीज को मतलब सही करने के लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट में तेल और, ठीक है, रिपोर्ट में तेल और गैस क्षेत्र के उत्सर्जन पे कम करने के लिए कई सिफारिशें की गई है। मीथेन उत्सर्जन को कम करना है। औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक तापमान में वृद्धि के लगभग 30% के लिए मीथेन गैस जिम्मेदार है, ठीक है। मीथेन गैस वैश्विक टेम्परेचर के लिए बहुत अधिक तक जिम्मेदार है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है, ठीक है। मीथेन के उत्पादन को कम करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सभी गैर आपातकालीन फ्लेयरिंग को समाप्त करना है। गैर आपातकालीन फ्लेयरिंग तब होती है जब ऑयल फील्ड के, ठीक है, ऑपरेटर तेल उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाली, ठीक, एसोसिएटेड गैस को जला देने का विकल्प चुनते हैं, ठीक है। मतलब जो जो तेल उत्पादन के बाद जो मतलब जो गैसेज जो उत्पन्न होता है ना, उसको भी जला दिया जाता है, जिससे वातावरण टेम्परेचर काफी अधिक बढ़ जाता है। जैसे देखेंगे, तो एसोसिएटेड गैस एक प्राकृतिक गैस है जो कच्चे तेल के साथ उत्पादित तो होता है। ये आमतौर पर कुएं के शीर्ष पे तेल से अलग हो जाता है, ठीक है, बाद में उसको जला दिया जाता है। ऑपरेटर जो होता है एसोसिएटेड गैस के वायुमंडल में उत्सर्जित होने से रोकने के लिए उपकरणों को पाइपलाइनों में निवेश कर सकते हैं, ठीक है। अपस्ट्रीम ऑपरेशन को विद्युतीकृत करना। पेट्रोलियम उत्पादन की कुछ अपस्ट्रीम गतिविधियों के विद्युतीकरण के लिए कम उत्सर्जन या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। इससे 2030 तक सीओ2 के उत्सर्जन इन गतिविधियों से होने वाले मौजूदा उत्सर्जन से आधा हो सकता है। इन इन अपस्ट्रीम गतिविधियों को ड्रिलिंग, रिंग्स, पंप, कंप्रेसर आदि शामिल है, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो था पेट्रोलियम को लेकर था। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है। कौन सा रिपोर्ट जारी करते हैं, तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ग्लोबल ईवी आउटलुक रिपोर्ट इनके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सीसीयूएस तकनीक का उपयोग क्या होता है, कार्बन कैप्चर, सीसीयूएस का कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक है, के तहत विद्युत उत्पादन जैसे बड़े उत्सर्जन से जो CO2 के वायुमंडल में उत्सर्जित होने से पहले कैप्चर कर लेना है। क्या करना है, उसको रोक लेना है, पकड़ लेना है, कैप्चर कर लेना, ताकि वो वातावरण में ना पहुंच सके। इस कैप्चर से की गई CO2 को कंप्रेस करके किसी अन्य जगह परिवहन कर दिया जाएगा, ठीक है। CO2 को वातावरण में जाने से रोकने के लिए उसको कैप्चर करेंगे और उसको अन्य जगह पे भेजेंगे। कहाँ पे भेजेंगे इसके बाद इसका या तो अलग अलग उद्देश्यों में उपयोग किया जाएगा या फिर गहरी भूवैज्ञानिक संरचनाओं के भीतर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, जमीन पे या फिर कहीं पे मतलब अंदर में इसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा। निम्न उत्सर्जन वाले निम्न उत्सर्जन वाले विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन का उपयोग करना। इससे जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक करने के लिए नवीकरणीय विद्युत स्रोत का उपयोग करना। अब हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है ना, तो जल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मतलब क्या करेंगे, अलग कर सकते हैं। उसके बाद केंद्र सरकार ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से छूट प्रदान की। अब क्या था ये, तो क्रमिक एवं परीक्षण विभाग ने आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 24(2) के तहत अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत सीईआरटी इन आरटीआई अधिनियम के दूसरी अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। अब आरटीआई अधिनियम भारत के नागरिकों को लोक प्राधिकारों का नियंत्रण वाली सूचनाओं तक पहुंच बनाने का अधिकार प्रदान करता है। आप सूचना मांग सकते हैं, इसलिए इसको सूचना का अधिकार बोलते हैं। 2005 में अधिनियम आया था, 2006 से लागू है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य प्रत्येक लोक प्राधिकरण के काम काजों के पारदर्शिता में उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना। जैसे मान लीजिए बीपीएससी, बीपीएससी में आपने एग्जाम दिया, अब आपका नंबर कम आया, आपको लग रहा है मतलब नहीं, व्यक्ति ने गलत कॉपी चेक किया, मेरा नंबर ज्यादा हो सकता है, तो आप अपने कॉपी को मांग सकते हैं। मैट्रिक में, इंटर में भी देखिएगा लोग अपना कॉपी निकलवाते हैं। तो कौन सा अधिकार, सूचना का अधिकार के तहत भी आप किसी भी कार्यालय से मतलब क्या कर सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ विवाद भी है। आप सैन्य मामले में, ठीक है, देश की सुरक्षा की बात हो, ठीक है, किसी तरह गुप्त मामला में सूचना नहीं मांग सकते, ठीक है। आरटीआई का अधिनियम धारा 24 में इसे उपबंध किया गया। आरटीआई कानून दूसरी अनुसूची में शामिल की गई सूचना और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगा। आप देखिए सूचना का अधिकार तो है, आप बोलेंगे बताइए, तो राफेल सौदा आगे चल के भारत सरकार अगर कुछ हथियार खरीदने वाली है तो किससे खरीदेगी और कैसे खरीदेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इससे जो संबंधित जो है सूचना जो है सब नहीं मान सकते। इसको आर्टिकल 24, ठीक है, आरटीआई के धारा 24,
कि में उपबंध किया गया। आरटीआई कानून दूसरी अनुसूची में शामिल किए गए असूचना मतलब इंटेलिजेंस जो होता है, ठीक है, और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होता है। हालांकि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना को इस उपधारा में छूट नहीं दी गई है। और दूसरी अनुसूची में क्या बोला गया है, ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या बोला गया, दूसरी अनुसूची में रॉ आईबी जैसे असूचना और खुफिया एजेंसियों शामिल है। सीईआरटी इनको इन सूची में शामिल करने का इनमें कुल 27 एजेंसियां हो गई, ठीक है, मतलब 27 एजेंसियां ऐसा है जिसको मतलब क्या किया गया है, उसको उसके बारे में आप सूचना नहीं मांग सकते। जैसे रॉ के बारे में सूचना नहीं मांग सकते हैं, आईबी से सूचना नहीं मांग सकते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आरटीआई के तहत छूट क्या क्या दी गई थी, आरटीआई का अधिनियम 8, 9, 10, 11 के तहत सूचना की कुल श्रेणियों में प्रकटीकरण की छूट दी गई है। उदाहरण के भारत की संपूर्णता और अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना, मंत्री परिषद के विचार विमर्श रिकॉर्ड, ये मैंने बोला अभी कैबिनेट में जो विचार विमर्श होता है उसके बारे में सूचना आप नहीं मांग सकते हो। अदालत द्वारा निषिद्ध जानकारी मतलब जो जानकारी बैन किया गया अदालत में, उसके बारे में भी आप सूचना क्या कर सकते हो, नहीं मांग सकते हो, ठीक है। तो इन सारे चीजों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, सूचना नहीं मांग सकते हैं। लेकिन ज्यादा चीजों के बारे में आप सूचना मांग सकते हैं। लेकिन जिसको भी बात करेंगे, जिसको भी 24वीं 24 आर्टिकल्स के अंतर्गत शामिल किया है, तो उसके बारे में सूचना जो है नहीं मांगा जा सकता है, ठीक है। आईबी हो गया, मंत्रिपरिषद का रिपोर्ट होता है, इन सब चीजों को नहीं मांग सकते, ठीक है। धारा 8 के 2 में कहा गया कि यदि सूचना का प्रकटीकरण का लोक हित में होने वाला लाभ संरक्षित के नुकसान से अधिक है, तो आरटीआई अधिनियम धारा 1 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत छूट प्राप्त जानकारी का खुलासा किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए सीईआरटी इन क्या है, तो सीईआरटी इन जो है कंप्यूटर सुरक्षा के उल्लंघन से जुड़ी घटनाओं का प्रतिक्रिया देने वाला राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। उत्पत्ति की बात करेंगे 2004 में हुआ था। कौन सा मंत्रालय इसको ऑन करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जाता है। पढ़िए एक टॉपिक कोई आदमी, प्रतिदिन एक एक टॉपिक सभी लोग पढ़ेंगे इसमें से। हाँ जी सर, नहीं पढ़िए। अब ये स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? नहीं नहीं दिख रही सर, है। नहीं देख रही है। ठीक है, दिखेगा। चलिए पढ़िए क्या है। प्रधानमंत्री ठीक है, प्रधानमंत्री। हमको लगा कोई और बोल रही है। नहीं कोई बोला, प्र- पढ़िए आप। प्रधानमंत्री मथुरा मध्य प्रदेश में मीराबाई की उत्तर प्रदेश 500 है ये। सॉरी हम्म। उत्तर प्रदेश में मीराबाई की 525वीं जयंती के समारोह में शामिल हुए। हम्म। पहले मीराबाई मीरा का जन्म की बात करेंगे, 1498 में हुआ था, 1546 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़िए। मीराबाई भक्ति आंदोलन के महान संत कवियों में से एक हैं। हम्म। वे सयुग भक्तिधारा के कवियत्री थीं और भगवान कृष्ण के प्रति गहरी आस्था रखती थीं। हम्म। ठीक है। वे भगवान कृष्ण के अपना पति मानती थीं। हम्म। इनके पति का प्रारंभ मृत्यु हो गया था, ठीक है। इनके पति का नाम क्या था, राजा रतन सिंह था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, राजा रतन सिंह जो थे ना, उनके घर में इनका विवाह हुआ था मेवाड़ के राजा राणा संगा। राणा संगा वही थे जो कि किनके साथ युद्ध में लड़े थे, राणा संगा बाबर के साथ, ठीक है। उनका पुत्र का नाम था भोजराज। भोजराज का जब मृत्यु हो जाता है 1521 में, तो ये मतलब क्या करते हैं, अपने पति के रूप में श्री कृष्ण जी को
प्रेमी के रूप में, पति के रूप में पूजा करना शुरू कर देती है, ठीक है। उसके बाद हम्म, मतलब उन्होंने राज परिवार में रहने से इनकार कर दिया और अपने आराध्य की खोज में वृंदावन चली गई, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने हम्म, जीवन के अंतिम वर्ष मतलब द्वारका में व्यतीत हुई थी। मीराबाई का मतलब व्यतीत कौन सी हुई थी। रचनाएं क्या क्या है? तो इनकी जो रचनाएं है राजस्थानी ब्रज भाषा में मुख्य रूप से, ठीक है, हिंदी भाषा में कुछ मिलती है, ठीक है। इनका आपने पढ़ा होगा, हम्म, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल हाँ, दोनों मेरे तो गिरधर गोपाल, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आपने गाने भी सुने होंगे, कविताएं भी है, ठीक है। ये सारे के सारे इन्हीं जी से सर। संबंधित है, ठीक है। रॉबर्ट ब्लाई और जेन हर्सफील्ड की पुस्तक की बात करें, मीराबाई, ठीक है, एक्सटेनिक पोएम्स, मीराबाई की कुछ कविताओं का बहुत ही सुंदर अनुवाद किया गया है। समाज सुधारक के हम्म, रूप में बात करेंगे तो किसकी शिष्या थी मीराबाई? संत रविदास की शिष्या थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संत रविदास जो था अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति से संबंधित, रविदास जो चमार जाति के थे, मतलब इनको अनटचेबल माना जाता था, इनको अस्पृश्य कहते हैं, ठीक है। मीराबाई का आध्यात्मिक ज्ञानों में राजकुमारी और विधवाओं के लिए स्थापित सामाजिक, ठीक है, अप अपवर्जनात्मक मानदंडों को अपवर्जनात्मक। चुनौतियां दी। अब भक्ति आंदोलन के बारे में देखेंगे, भक्ति आंदोलन क्या है? तो भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति व्यक्तिगत विशेष अनुराग का, आस्था जो होता है वो भक्ति का अर्थ होता है, ठीक है। हम्म, भक्ति आंदोलन के संत नियम बंधनों सामाजिक परंपराओं पालन करने के बजाय भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ने पे बल दिया, ठीक है। उत्तर भारत की हम्म, भक्ति आंदोलन की अवधि की बात करेंगे 1300 से 1500 के बीच मानी जाती है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल 1550। भी कहा जाता है, ठीक है। भक्ति के दो हम्म, परंपरा, एक जो था सगुन जिससे कौन आती थी, मीराबाई सगुन का था, दूसरा था निर्गुण होता है, ठीक है। निर्गुण में क्या होता है, हम्म, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, मतलब यहाँ पे मूर्ति पूजा या फिर किसी तस्वीर की पूजा निराकार नहीं करें, सर। जबकि सगुन में क्या होता है, बिल्कुल निराकार। सगुन में से शिव विष्णु और मतलब देवी को विशिष्ट आराध्य मानकर उसका मतलब रूप, मानवीय रूप की मतलब पूजा करते हैं, ठीक है। भारतीय आंदोलन का हम्म, अन्य मुख्य सैनिक गुरु नानक थे, तुलसीदास थे, कबीरदास थे, रविदास थे, सूरदास थे, ठीक है। सारे के सारे किससे संबंधित है? भक्ति आंदोलन से संबंधित है, भक्ति ठीक है। आंदोलन से। संविधान की 9वीं अनुसूची जो था चर्चा में था, क्यों चर्चा में था? तो बिहार सरकार ने जाति आधारित आरक्षण बढ़ाने वाले राज्यों के कानूनों को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के केंद्र सरकार से आग्रह किया। जब 9वीं अनुसूची में शामिल कर देंगे तो क्या होगा? कोर्ट में चैलेंज नहीं दे सकते, ठीक है। अब यहाँ पे बिहार हम्म, सरकार ने विधानमंडल में जाति आधारित आरक्षण कोटा को 50% से बढ़ा के कितना प्रतिशत कर दिया है? 65% कर दिया। 9वीं अनुसूची के बारे में क्या है? तो 9वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे तो 1951 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया, संविधान संशोधन के द्वारा। इसके लिए संविधान जी के सर। कौन से आर्टिकल्स को जोड़ा गया? 31 के बी को जोड़ा गया था। 31 किसको का जोड़ा भी गया सर। था? 31 को बी को जोड़ा गया था, वेरी गुड, ठीक है। 9वीं अनुसूची शामिल, केंद्रीय और राज्य कानूनों का मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसीलिए बिहार सरकार को लग रहा है क्योंकि 50% आरक्षण देना क्या गलत है, इसलिए सोच रहे हैं 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कर देते हैं, ताकि मतलब क्या होगा, ताकि मतलब क्या होगा, इसको चुनौती चुनौती नहीं। नहीं दिया जा सका, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ रहे हैं ना? जी हालांकि सर। सुप्रीम कोर्ट ने आई आर, ठीक है, आई आर को एल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के मामले में सुनाया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किए कानूनों का न्यायिक समीक्षा पूर्वावलोकन की जा सकती है। इस प्रकार कानूनों को हम्म, न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। वे कौन से संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 के तहत गारंटीकृत 21 मूल के अधिकारों तहत। का संविधान के मूल ढांचों का उल्लंघन करता है? तो संविधान का मूल ढांचा में 14, 15, 14, 15, 19 19, और 21, 21। ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट को जो शामिल किया गया उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था, 1951 में संविधान में संशोधन करके शामिल किया गया था, और 31 के बी आर्टिकल्स को जोड़ा गया था। लेकिन 2007 में एक केस आया था, तमिलनाडु राज्य वर्सेस कौन सा? आई आर, ठीक है, कोए कोए हलो, क्या नाम है? आई आर कोए हलो। इस केस में बोला कोई गया था हलो। 2007 में से चुनौती दी जा सकती है, ठीक है, ध्यान में रखें। हम्म, कब से? जो कि मतलब 2024 अप्रैल 1973 से पहले पास हो। 24 24 अप्रैल अप्रैल को कौन सा 1973 आया था? पास। तो केशवानंद भारती का फैसला आया था, ठीक है। तो उन फैसला आने से पहले का जो कानून है उस कानून को छोड़ के उसके बाद जो कानून आएगा उसको मतलब चुनौती कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, आगे देखेंगे तो राष्ट्रीय काजू की फसल, ठीक है, राष्ट्रीय काजू दिवस के अवसर पर कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, अपेडा जिसको बोलते हैं, 30 टन से अधिक काजू का निर्यात किया। राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाते हैं? तो 23 नवंबर को मनाते हैं। काजू के बारे में क्या बातें हम लोग जानते हैं? तो मूल रूप से ब्राजील का मूल का काजू है, ठीक है। उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? ब्राजील में हुआ था, ठीक है। भारत में इसकी खेती जी। कब होता है? 16वीं शताब्दी में इसकी खेती भारत में मलाबार तट पे होती है, मतलब केरल में होती है। और भारत में मुख्य रूप से केरल ही जो है सबसे बड़ा काजू का उत्पादक राज्य
राज्य भी है। मृदा एवं जलवायु की बात करेंगे तो अच्छी जल के निकासी वाली गहन रेतीली दोमट मृदा इस फसल के उत्पादन के लिए आदर्श है। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें 20 से 38 होना चाहिए। आर्द्रता की बात जी। करेंगे 60 से 95, वार्षिक वर्षा 2000 से 3500 मीटर मिलीलीटर। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक भारत, काजू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। ठीक है, भारत में काजू मुख्यतः महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में होता है। केरल कहाँ गया? बोला। केरल तो पढ़ा तो सर सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन करता है, गलत पढ़ लिए थे क्या? केरल का जीआई टैग मिला है काजू का। क्या काजू का? जीआई टैग मिला है ना। हाँ। विश्व में सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे निकला है? ये तो करंट पे पढ़े आप लोग, कितना 2 गीगावाट का है। संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, में, ठीक है, नूर अबू धाबी सोलर प्लांट पे हरित ऊर्जा का प्रति राष्ट्र के समर्पण के रूप में प्रस्तुत किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंड अलोन, ठीक है, परिचालन और ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। इसकी कुल क्षमता 1.2 गीगावाट होगी। अन्य बड़े ऊर्जा संयंत्र के बारे में देखेंगे, राजस्थान का भलरा सोलर पार्क में 2.2 गीगावाट है। यहाँ एक से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। ठीक है, मतलब सबको मिला के 2.2 गीगावाट है। ठीक है, कर्नाटक का, ठीक है, पवागरा सोलर पार्क में क्षमता 2 गीगावाट है। रामागुंडम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। रामागुंडम फ्लोटिंग पावर सोलर परियोजना भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना है। यह तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित है। इसका परिचालन 2022 से हुआ। कोची हवाई अड्डा इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। कोची अंतरराष्ट्रीय हवाई दुनिया का पहला सौर संचालित हवाई अड्डा है। ठीक है, इसको रट लीजिए। ठीक है, चलिए। जी सर। उसके बाद देखेंगे चर्चा में क्या था। चर्चा में था कॉस्मिक आयनोस्फेरिक, ठीक है, पट पर्टवैसेंस, इसको सीआईपी बोलते हैं। एक अध्ययन के अनुसार कम तीव्रता के भूकंप की आयन मंडल पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? आयन मंडल पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, गैरट बल हो की भूकंप आयनोस्फेरिक, ठीक है, पर्टवेशन का विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, जिनको सीआईपी कहते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्ध्वाधर क्रस्टल हलचले एवं मंडल में ध्वनिक तरंगों का सक्रिय करती है। यह तरंगे ऊपर की ओर फैल रहे आयन मंडल पर पहुंचती है। ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीएनएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएनएस। क्या बोलते हैं? जीएनएस के उपग्रहों तथा जमीन पर स्थित इनके रिवर्सल के लाइन को साइट्स और, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में बाधा उत्पन्न करती है। सीआईपीएस के बारे में बात करेंगे तो सीआईपीएस मदद से अंतरिक्ष से जमीन तक भूकंप के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही इससे अंतरिक्ष स्थित उपग्रहों का उपयोग करके भूकंप के पूर्व संकेतों का समझने में भी मदद मिलती है। एक बीमारी निकल कर है, मंकी पॉक्स। कौन सा बीमारी? मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स सर। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार कांगो को यौन संबंधों के माध्यम से मंकी पॉक्स के संक्रमण की पुष्टि की। उल्लेखनीय है कि इस देश में, ठीक है, बहुत अधिक प्रकोप को देखा जा रहा है। ठीक है, तो यौन संबंध, ठीक है, सेक्सुअलिटी रिलेशनशिप कायल करने से मंकी पॉक्स नामक डिजीज हुआ है। कैसे हुआ है? तो मंकी पॉक्स जो है कि दुर्लभ वायरल संक्रमण है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या होता है ये? ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित मंकी पॉक्स वायरस से होता है। लक्षण क्या होता है? दाने निकल जाते हैं जिससे बहुत दर्द होता है, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स का बढ़ना और बुखार। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक पशुजन्य रोग है। यह वायरस की प्राकृतिक स्रोत अज्ञात है। कहां से है यह? ज्ञात ज्यादा गिलहरी और बंदर जैसे छोटे जीवधारियों और जीवों से फैलता है। ठीक है, एम पॉक्स मंकी पॉक्स से संचरण कैसे होता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संक्रामक त्वचा या अन्य घावों के सीधे संपर्क के माध्यम से भी हो सकता है। इसका पहला प्रमाण 1958 मिला था मंकी पॉक्स को। 2022 की शुरुआत में ये बीमारी कुछ अफ्रीकी देशों तक ही सीमित थी। बाद में मतलब ये विश्व स्तर, मतलब ये बीमारी जो थी फैल गई थी। ठीक है, फैल गई। आप देखेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2, ठीक है, चीन में भी देखने को मिला, पता ही है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार चीन में, ठीक है, H9N2 कथित संक्रामक रोग पर बारीकी से नजर रख रहा है। H929 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है जो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा के साथ साथ बर्ड फ्लू का भी मतलब क्या हो सकता है? कारण बनता है। H9N2 जंगली पक्षियों और स्तनधारी जैसे मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, सुअर आदि सहित अन्य 50 से अधिक प्रजातियों में पाया गया है। कई क्षेत्रों में कुक्कुटों के लिए स्थानिक है। कुक्कुट समझ रहे हैं ना? कुक्कुट पालन, मुर्गा उर्गा जो पालते हैं उसको कुक्कुट पालन, उसको एंडेमिक। एंडेमिक जो होता है, मतलब एक क्षेत्र में जब आएगा ना, एक क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने को एंडेमिक बोलेंगे। एक होता है पेंडेमिक। होता है पेंडेमिक क्या होता है?
तो पेंडेमिक आप देखोगे ना, मतलब सभी जगह पे एक साथ, मतलब महामारी जो होता है बड़े स्तर पे जब फैल जाएगा ना, उसको पेंडेमिक कहते हैं, ठीक है। तो इंडेमिक और पेंडेमिक याद रखेंगे, ठीक है। इस वायरस के संक्रमण के कारण संक्रमित जीवित या मृत कुक्कुट के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कारण होता है। जैसे मान लीजिए कोई कुक्कुट है, ठीक है, मतलब कोई, मतलब समझ लीजिए कोई चिकन है, ठीक है, चिकन संक्रमित है, अगर उसको खाएंगे तो आपको भी हो जाएगा, वो मरा होगा तो भी या फिर जीवित होगा तो भी, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय केवल चिकन ही नहीं आएगा, बहुत बत्तख भी आ सकता है, बहुत सारे जानवर आ सकता है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने मुर्गियों के लिए, ठीक है, एन एक्टिवेटेड लॉ पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन विकसित की है, ठीक है। आज ही खाया, चलिए यहाँ पे भी नहीं है ये बीमारी, ठीक है। भारत की बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी लगभग 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, ठीक है। बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी की बात, इससे आश्चर्य क्या है? तो बैंकों के पास ग्राहकों के ऋण मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होने से है। बैंकों में तरलता की कमी क्या है? मतलब आप जाओगे लोन लाने, ठीक है, और बैंक के पास मतलब क्या है, लोन की कमी है, ठीक है। तरलता में कमी का मुख्य कारण क्या होगा? तो सैक मौद्रिक ब्याज दरों में वृद्धि हो सकता है, व्यापारियों द्वारा एडवांस टैक्स का भुगतान हो सकता है, व्यापारियों द्वारा जीएसटी का भुगतान इत्यादि, ये सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। बैंकों के पास ग्राहकों के ऋण मांगों को पूरा करने के लिए प्राप्त धन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उपयुक्त कारणों से मुद्रा बैंकों में नहीं आ रही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान में रखें, ये सारे कारणों से बैंक में मुद्रा नहीं जाएगी तो क्या होगा? बैंक लोन कहाँ से देगी? आरबीआई चल निधि समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी द्वारा बैंकिंग प्रणाली में तरलता का प्रबंधन करता है। रेपो और रिवर्स रेपो की नीलामियां तरलता कम करने का मुख्य कारण है। तरलता प्रबंधन के अतिरिक्त सीमांत अस्थायी सुविधा, संपादित तरल अनुपात, ये सारे के सारे शामिल है, ठीक है। अकाउंट एग्रीमेंट्स, डबल ए क्या है ये? तो वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि अकाउंट एग्रीमेंट्स के साथ साझा किया गया ग्राहकों का डेटा भारत में पूरी तरह से क्या सुरक्षित है। अब अकाउंट एग्रीमेंट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्था है, जो कि एनबीएफसीए डबल ए लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इस प्रणाली में कोई व्यक्ति वित्तीय संस्था जिनमें उनका खाता हुए सुरक्षित एवं डिजिटल रूप से अपनी जानकारी तक पहुंच सकता है। साथ ही जानकारी को किसी भी विनियमित, ठीक है, वित्तीय संस्था के साथ साझा भी कर सकता है। यह तीसरे पक्ष के साथ बैंक विवरणों की भौतिक हस्तांतरित और स्कैन की गई प्रतियों को साझा करने व यूजर नेम एवं पासपोर्ट साझा करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। यह नई नई प्रकार की सेवाओं के लिए अवसर प्रदान करता है, जैसे कि नए प्रकार के ऋण इत्यादि को देना। चर्चा में कौन था? तो गुरु तेग बहादुर आज चर्चा में थे। जन्म की बात करें 1621 में था, और जेब के द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी 1675 में, ठीक है। ये रहा आपके गुरु तेग बहादुर। क्यों थे, क्या हुआ है? तो देखें हमने कि 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर को शहादत दिवस में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सिख गुरु के 9वें गुरु थे। इन्हीं का पुत्र का नाम था गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वे माता नानकी में हरगोबिंद साहिब के छोटे पुत्र थे। गुरु गोविंद गुरु हरगोबिंद साहिब छठे गुरु थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उन्होंने माता गुजरी से विवाह किया था। वे गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु थे। बचपन में उन्हें अपनी तपस्वी प्रकृति के कारण त्यागमल कहा जाता। 13 साल की उम्र में एक मुगल दरबार के खिलाफ लड़ाई में उल्लेखनीय वीरता के कारण उन्हें तेग बहादुर नाम दिया गया था। उन्होंने साधु पुरी और ब्रज भाषा में अनेक उपदेश दिए। हिंदू की चादर, हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर 1675 में दिल्ली में उनकी हत्या करा दी गई। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस मनाया गया। नैतिकता, दृढ़ विश्वास, करुणा, सहानुभूति आदि जो थी इनके नैतिक मूल थे। इनको हिंदू धर्म के रक्षक क्यों कहा जाता था? क्योंकि कश्मीर में जब हिंदुओं को जब मारा गया, घाटी से जब हिंदुओं को जब निकाला गया तो इनके समर्थन में ये आया था। इसीलिए ये मतलब मुगल शासक औरंगजेब के आंखों के कांटा, आंखों का मतलब क्या बोलते हैं उनको, जो भी बोलते हो, मतलब नहीं बोलते, किरकिरा बन जाना, ठीक है। इसीलिए दिल्ली में जाएंगे तो यहाँ पे शीशगंज, ठीक है, दिल्ली में कौन है? तो शीशगंज गुरुद्वारा है। शीशगंज गुरुद्वारा में इनकी हत्या करवा दी जाती, वहीं पे पास में, ठीक है। तो इस तरह से गुरु तेग बहादुर शहीद रहे, ठीक है। और यहीं पे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक है, समझ गए? जी सर। जी सर। दोबारा इसको एक बार